तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से ऑर्गेनिक का हमने किया था, सेम उसी प्रोसेस के बिहाफ पे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन आज से स्टार्ट होगा, और जहां पे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1, सेट नंबर 1, और इसके क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का रिवीजन आप लोग का हो चुका है, आपको बहुत हैबिचुअल हो चुके हो, और आप फिजिकल केमिस्ट्री का करते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगेंगे तो देखिए बेटा। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये आपका सेट नंबर 1 है, मतलब जो हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर थे ना, तो उसका ये बेटा सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन लगाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो देखेंगे। तो कहा गया है कि बेटा हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है बेटा, है ना बेटा, क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसी को या करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। पहली बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या और बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और वो हमें दे रखा है, वो इस वाले हाफ इलेक्ट्रोड के कपल के लिए दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे हाफ इलेक्ट्रोड है वो है SN4 पॉजिटिव ऑब्लिक SN2 पॉजिटिव। अब हम ये भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, और उस सिंबल को कहते हैं E। ठीक है, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो क्या लगा के चलेंगे, नॉट, तो E नॉट हो जाएगा। अब फिर जिस हाफ इलेक्ट्रोड के बारे में दे रखा है, उस हाफ इलेक्ट्रोड को यहां लिखेंगे। तो हाफ इलेक्ट्रोड कौन सा है बताओ जरा, SN4 पॉजिटिव दे रखा है, और स्लैश करके यहां पे क्या दे रखा है बताओ, SN2 पॉजिटिव। अब इसका आपको SRP दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा बताओ जरा, प्लस का आपको दे रखा है 0.15 वोल्ट, ये दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपके पास एक हाफ इलेक्ट्रोड और भी है क्रोमियम का, तो इसका भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो यहां पे फिर से लिखेंगे E नॉट, और वहां पे जो पेयर है हाफ इलेक्ट्रोड का वो लिखेंगे Cr3 प्लस, और अपॉन में कितना रहा है Cr। इसका SRP दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, माइनस के 0.73 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर तो हो ही जाएगा, लेकिन आज पहला फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसके पीछे की शॉर्ट ट्रिक्स और केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो क्या है वो देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, देखो जरा साहब से ध्यान देंगे बेटा। एक की पॉइंट हमें ध्यान रखना है, और वो क्या है, देखो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो कि आपके पास 2 SRP दे रखे हैं, और पहले SRP का वैल्यू नेगेटिव है और दूसरे SRP का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब दोनों SRP आपको नेगेटिव नेगेटिव दे रखी हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा दोनों की SRP कैसे दे रखी है, नेगेटिव। तो अगर 2 हाफ इलेक्ट्रोड हैं और दोनों की SRP अगर नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मोर नेगेटिव वाला पार्ट होता है, मोर नेगेटिव पार्ट को हमें मानना होता है क्या बताओ, एनोड, और लेस नेगेटिव को क्या मानते हैं, कैथोड। तो ध्यान रखना है कि अगर हम एक चीज मान के चलें कि ये जो पोर्शन है वो मोर नेगेटिव है, कैसा है बच्चों यहाँ पे, मोर नेगेटिव। अगर मोर नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है तो आपको ध्यान रखना है कि उसे हम लोग क्या मान के चलेंगे, एनोड मानेंगे। अगर ये एक एनोड हो जाएगा तो सेकंड वाला तो कंफर्म है, सेकंड वाला कैसा होगा, कैथोड। अगर एक एनोड है तो सेकंड वाला डेफिनेटली कैसा होगा, कैथोड। एक केस तो ये वाला है। दूसरा केस ये है, एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस ये है कि ये मान के चलो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, एक E1 दे रखा है, एक हमारे पास नेगेटिव है बेटा, और एक दूसरा हाफ इलेक्ट्रोड है जो कि हमें दे रखा है पॉजिटिव। तो एक की वैल्यू हमारे पास कैसी है, नेगेटिव, और एक कैसा हमारे पास, पॉजिटिव। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एनोड, और पॉजिटिव वाला तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड। अब क्या करना है, अगर ये मान के चलो कि दोनों ही पॉजिटिव हो तब क्या करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पहला एसआरपी बेटा पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा वाला एसआरपी वो भी पॉजिटिव है। तो इस वाले में क्या करना होगा कि जो भी लेस पॉजिटिव होगा, लेस पॉजिटिव, जो भी हमारे पास लेस पॉजिटिव होगा, तो लेस पॉजिटिव को हम लोग क्या मानने वाले हैं, एनोड। तो लेस पॉजिटिव को मानेंगे बच्चों हम यहाँ पे एनोड, तो बाकी सेकंड वाला तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड। अब क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक केस डिस्कस कर लिया, और एक केस हमें हमेशा तक के लिए याद रहेगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, बच्चों को जितना भी सिखाया गया है, इसके बावजूद भी हर बार हर साल बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को इतना इजी होने के बाद गलत करते हैं, ताकि इतने की पॉइंट सिखाने के बाद भी वो गलत करके आते हैं। मैंने आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, सारे क्वेश्चन करने के दौरान आप एक छोटे से निमोनिक की वजह से पूरा 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल गलत करके आते हो, जबकि उसमें स्टेप मार्किंग होती है कि एक तो आपको EF निकालना होता है, सेल का पोटेंशियल निकालना होता है, और एक E नॉट सेल निकालना होता है। तो E नॉट सेल के लिए भी आपको मार्क्स असाइन होते हैं, लेकिन आप वहां भी मिस्टेक करके आते हो, तो वो मिस्टेक ना हो तो इस चीजों को ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ, देखो जैसे इस क्वेश्चन में था 2 SRP दे रखे हैं, अब दोनों SRP के साइन कन्वेंशन देख लीजिए आप लोग। आप देखोगे कि पहले SRP का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है और दूसरे का क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि इन तीनों में से कौन सा केस फिट हो रहा है, ये वाला आ रहा है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव एसआरपीज हैं, साइन कन्वेंशन दे रखे हैं, तो नेगेटिव वाला एनोड, पॉजिटिव वाला कैथोड। दोनों ही नेगेटिव हो तो मोर नेगेटिव एनोड, दोनों ही पॉजिटिव हो तो लेस पॉजिटिव कैथोड।
In case of positive negative, negative will be anode. In case of both negative, more negative will be anode. And in case of positive, less positive is anode. और अगर एक एनोड डिसाइड हो जाएगा तो सामने वाला तो ऑब्वियस कैसा होगा, कैथोड। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन को करेंगे। नेगेटिव वाला है, नो डाउट सभी जानते हैं कि नेगेटिव वाले को यहाँ क्या माना जाएगा और पॉजिटिव वाले को क्या माना जाएगा, नेगेटिव वाले को मानेंगे एनोड। तो नेगेटिव को हमने यहाँ पे एनोड मान लिया और पॉजिटिव वाला डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। अब हमें निकालना क्या है, देखो जरा पढ़ो से, इसे पूछो क्या निकालना है। दीज टू कपल्स आर कनेक्टेड टू मेक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो सेल पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आप निकालो सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इतनी सी बातें बेटा गलत करके आते हैं, बताओ। तो ई नॉट सेल के लिए कैथोड की बात करेंगे तो ई नॉट कैथोड, ये देख लीजिए कितना है बेटा हमारे पास, 0.15 वोल्ट, ठीक है। और माइनस ई नॉट एनोड की बात करेंगे सो दैट इज माइनस 0.73 वोल्ट। अगर आप ब्रैकेट भी यूज नहीं करते हो तो आपका आंसर फिर से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या होने वाला है, प्लस। तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो 0.73 में और 0.15 को ऐड कर देंगे तो ये बताओ कि ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ 0.88 वोल्ट आ जाएगी। और मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट्स सो वेरी इजी, क्वेश्चन इजी है ना। बशर्ते अब जब भी कभी क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप देखना, खुद से देखना कि भाई हम लोग इस वाले की पॉइंट को लगाने वाले हैं और इस की पॉइंट को फॉलो करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। डिफिकल्टी लेवल कुछ इसमें है, क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे बताओ। एक तो हमने अपना की पॉइंट ध्यान रखा, दूसरा हमने ध्यान दिया ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट सेल का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगा दी और आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं। एक नंबर श्योर है ना, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, पहले बेटा मेरा ये हमेशा से मानना रहा है और मैं आपको भी एडवाइस करता हूं और आप लोगों को भी ये होना चाहिए, रीड क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली, क्योंकि हमेशा बताया गया कि किसी भी आंसर की शुरुआत क्वेश्चन से ही होती है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ आइए कि भाई क्लियर आंसर तो हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है, ए गिव्स आउट बी टाइप की, इट वाज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कब होती है, अब यहां शुरू करो, कब होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम। जब ए की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं, यही है ना। तो इसके लिए कितनी शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो देखो जरा, इसके पीछे की देखो। हर एक क्वेश्चन का पहली बार केस आएगा तो मैं उसके लिए केस स्टार्ट करूंगा, वही केस आपको समझ लेना है और आगे क्वेश्चन पे वही अप्लाई करना है। जब भी ये डबल ट्रिपल क्वाड थ्राइस 1/3 हाफ्स 1/3 ऐसे करने के लिए आए तो सिंपल एक काम करना है, जो भी रिएक्शन आपको जनरल दे रखी है पहले यहाँ पे ले लो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ दे रखा है ए और गिव्स आउट यहाँ बी, बहुत सारे केसेस में ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ए के साथ साथ आपको कुछ और भी दे रखा हो, ए प्लस बी दे रखा हो, ए प्लस सी दे रखा हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रेट के लिए यहाँ पे आर कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, के मान लेना, के यानी कि रेट कांस्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक्स मान लो इसकी कंसंट्रेशन, दो होते तो पहले वाले की एक्स दूसरे वाले की वाई, तीन होते तो एक्स वाई और जेड, और उनकी कुछ ना कुछ पावर भी मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है तो हम इसकी कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी मानेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो हमने एन मान ली, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ ही मान सकते हैं। अब इन सब चीजों को एक एक करके देखो कि हैं क्या। सर आपने मान तो लिया है लेकिन क्या क्या डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम आर की बात करते हैं तो आर यहाँ पे किसको डिनोट करता है बेटा, रेट को। के यहाँ पे किसको डिनोट करता है, रेट कांस्टेंट को डिनोट करता है, ये यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक्स किसको डिनोट करता है बेटा, कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन डिनोट कर रहा है। और एन किसको डिनोट करता है बेटा, ऑर्डर को। किसको बताता है बेटा, ऑर्डर को। तो ऑर्डर, कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और रेट। अब हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन के लिए ये चीज हमने मान ली और इसको मान लो यहाँ पे कि ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन की कंडीशन फॉलो करो। तो क्या हो गया है, रेट के साथ क्या हो गया बेटा, रेट कैसी हो गई है, अगर रेट डबल करनी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना, रेट डबल हो जाएगी। अब रेट डबल जो हुई है वो कब हुई है, जब आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो बेटा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले x थी और अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4x। पावर तो जो थी वो पावर वही रहेगी, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन 1 हो गई, फिर दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड हो जाएगी। तो हमें निकालना है कि ऑर्डर क्या होगा, ये बताइए, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे r और यहाँ पे कितना है बेटा 2r, यहाँ पे कितना आएगा k और यहाँ पे x रेज कितना आ जाएगा n। अब यहाँ पे k आ जाएगा। अब 4 की पावर n है और x की पावर n को अलग अलग कर लो। यहाँ पे कैसे करोगे बताओ, देखो 4 की पावर n लिख लोगे और इनटू में यहाँ पे x की पावर, तो ये तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो बच के आया वो सिर्फ कितना बचा है, 1/2।
और राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे बचा है 1/4 की पावर n, ऐसे ना कुछ। अब एक काम करो, 1 को तो 1 की कितनी पावर मान सकते हैं ना, 1 की पावर 100 मान लो तो 1 ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। काम करो कि यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 ही रहने दिया और इसे सपोज कर लिया कि ये 1/4 की पावर यहाँ पे कितनी है, n। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ऑर्डर यहाँ पे निकालना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फ्रैक्शन होती है उसी तरह की फ्रैक्शन मुझे राइट हैंड साइड में सेटअप करनी होती है। तो मुझे 1/4 को 1/2 की फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या 1/4 को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो 1/2 ही रहने दिया और यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी कर ली, 2, और n पावर तो पहले से थी हमारे पास, n पावर पहले से थी ना। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितनी पावर है बताओ, 1। जब कोई पावर नहीं होती क्या मान सकते हैं, 1। अब यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग पावर्स, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, पावर को क्या करेंगे, इक्वेट, ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को यहाँ पे इक्वेट कर दीजिए। तो 2n की जगह यहाँ पे कितना बेटा, 1 है ना, और यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आप इतने इतने सिंपल क्वेश्चन को एग्जाम में करते हो 1/2, यस, क्योंकि भाई 2 डिवाइड में तो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर आएगी कितनी आएगी हमारे पास, 1/2। तो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन को हम लोग गलत कर लेते हैं, सब चीजें आने के बावजूद भी। इजी है ना क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो दो चीजें आज आपने सीख ली, एक तो हमने केस सीखा आज ये वाला जहां पे एसआरपी निकालनी होती है, और आप देखोगे कि आपका पेपर बेटा बिल्कुल ही ऐसे है ना, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर रिवाइज करना है, बस क्वेश्चन कर लीजिए, टॉपिक समझ में आ जाएंगे, फॉर्मुले याद कर लीजिए, बस आपको मैंने शॉर्ट शीट दे रखी है फॉर्मुलों की, बस हो गया काम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तैयार हो गई। ठीक है, बाकी अंदाजा हो ही जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को, तो 2 क्वेश्चन हमें क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक ऐसा ऐसा रीजन है, इनको हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इनके साथ बाद में ही काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पे माइंड एडजस्ट हो जाता है। आपको पता नहीं कि मैं क्यों जबरदस्त छोड़ देता हूँ उन्हें, मेरा भी एक निमोनिक है भाई, मैं जब सोच प्लान करता हूँ कि मेरा पेपर कैसे कराना है, तो मैंने हमेशा से आपको अवॉइड किया। अब मैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन नया आता है, ऐसा ऐसे रीजन को सबसे बाद में करो, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपने यहाँ पे करके रख लिया तो सारा का सारा माइंड एग्जॉस्ट यही हो जाता है, और बस हमें क्या करना है, एनर्जी तो बचानी है, बस केवल एनर्जी सेव करके चलनी है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन करो, उन्हें बाद में कर लेंगे आराम से। ये देखो जरा क्वेश्चन को समझते हैं, और यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हुई है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे ही ये देख लिया तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन जो आया वो कहाँ से आया, केमिकल कैनेटिक्स से आया, कहाँ से आया है ना। तो देखो, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन एसिड इज ए फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारे पास कितना है, फर्स्ट है ना। तो ऑर्डर की हम बात करेंगे तो ऑर्डर को हम किसे शो करते हैं, एन से। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन का ऑर्डर दे रखा है, रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर को शो करते हैं एन से, और ऑर्डर कितना दे रखा है, 1। आगे देखा है विद ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बेटा ये है, रेट कांस्टेंट कैसे शो करते हैं बेटा, के से। तो यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट। हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट, हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, क्लियर है, ठीक है, ओके।
एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं बेटा। लेट्स सी, डोंट टर्न पेज बेटा। लेट्स सी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया था कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन है बेटा, और वो फर्स्ट ऑर्डर का है। उतना देखते ही बस राइट हैंड से पेन से लिख लिया कि भाई ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर को शो करते हैं एन से, और एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। फिर बोला है कि विद रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकंड इनवर्स है, ऐसा कुछ बोल रखा है। फिर क्या हुआ, एट ए सर्टेन टेम्परेचर। ओके सर, कोई टेम्परेचर होगा। फिर बोला है कि हाउ कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि टाइम रिक्वायर्ड। द टाइम रिक्वायर्ड पूछा है कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, ये पूछा है कितने समय के बाद इट विल बी टेक, वो लेगा, क्या लेगा, 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। तो जब ये 3/4 की बात आती है, 1/4 की बात आती है, 1 and 2 की बात आती है, इस तरह से बात करता है, तो और इनिशियल कंसंट्रेशन साथ में लेके चलता है, इसका मतलब वो चीज हमें दे रखी है, उसको बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब देखो, रिमेनिंग कंसंट्रेशन लिखने के मैंने आपको दो तरीके बताए। एक बात तो पता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुला लगने वाला है, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए काइनेटिक के फॉर्मूले लिखवाए थे, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन R0 या फिर A0 ले सकते हैं, तो कंसंट्रेशन R0 अपॉन कंसंट्रेशन RT, ये होता है बेटा। दोनों में फर्क क्या होता है, R0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और RT क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन या फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यही तो होता है ना। और एक होता है इस वाले फॉर्मेट में K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे होगा बेटा हमारे पास A अपॉन A माइनस एक्स। और मैं आपको ये बताया था कि ये फॉर्मुला जब लगाएंगे, जब हमें परसेंटेज वाला केस दिया जाता है कि 75% पूरी हो गई है, 25% पूरी हो गई है, तो उस केस में लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये बताओ कि ऊपर वाला फॉर्मुला लगाएं, नीचे वाला लगाएं, ऊपर वाला। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता नहीं है, बट रिमेनिंग कंसंट्रेशन पता है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जिसे हम किससे शो करेंगे बताओ, RT से। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है जरा बताओ, 3/4 है ना। तो 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है, 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होती है, R0। तो RT की वैल्यू गिवन है। तो बस आप क्या काम करो, T को कैसे रिप्लेस कर दो, K से, तो यहाँ पे फॉर्मुला लगा दो और सॉल्व करो बेटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाया हमने सॉल्यूशन, सॉरी फॉर्मुला लगाया सिंस करके। फॉर्मुला होता है बेटा हमारे पास T इक्वल्स टू, वाले फॉर्मुला लगा रहे हैं, तो T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा, K, और यहाँ पे आएगा बेटा लॉग, और यहाँ पे R0 अपॉन RT। ओके बेटा, ये है हमारा फॉर्मुला। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, करो बेटा। तो यहाँ पे T इक्वल्स टू 2.303 K हमारे पास है, K कितना है हमारे पास, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है। और यहाँ पे लॉग R0 नहीं है सर वैल्यू इसकी, तो R0 को R0 ही रहने दीजिए। RT की बात करेंगे तो RT हमारे पास है 3/4, और यहाँ पे कितना है, R0, ठीक है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होंगे, जैसे कि R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, और 2.3 से 2.3 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 की पावर -3 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, T इक्वल्स टू 10 की पावर 3 हो गया, अब इंटू लॉग। अब देखो यहाँ पे 1/3/4 है, 4 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, log 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मुला लगा देंगे log m अपॉन n, फॉर्मुला क्या होता है, log m माइनस log n। तो 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 10 की पावर 3, और यहाँ पे log 4 माइनस log 3, ठीक है। अब log 4 तो हम जानते हैं बेटा, log 4 कितना होता है, 0.6020, और log 3 जो होता है 0.4771। सब्ट्रैक्शन के बाद कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा, यहाँ प्लस माइनस में लगाते हैं, इंटू चल के आ रहा है, बताओ जरा कितना बचेगा, है बेटा, कितनी होती है, log 4 की वैल्यू दे रखी है उसने, हाँ 0.021, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो याद है वो देखो ना, उसको अगर नहीं दे रखा, वैसे तो उसने दे दिए हैं, लेकिन नहीं दे रखा होगा तो फिर क्या करोगे फिर आप लोग, है ना, उसको छोड़ देना, अपनी वैल्यू लगाओ बस केवल यहाँ पर, बताओ 0.0224 ये हो गया। 1000 का से इंटू करेंगे तो T इक्वल टू कितना होता है बताओ, 224.9, और टाइम किस में है, सेकंड में ना बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकंड। यानी कि 2 मार्क्स का आंसर बड़ी ही इजीली यहाँ पे हो सकता था, इतना आंसर हो जाएगा। डिफिकल्टी है, इजी है ना, बड़ी आसानी से हो गया भाई, फॉर्मुला पता होना चाहिए, बस ये आपको मेच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई इतनी चीजें लेके आओ कि बस फिंगर हो फॉर्मुला क्वेश्चन पे होना चाहिए, राइट हैंड कॉपी पे, और कर लो। अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेक कर सकते हो तो रफ वर्क पहले कर लो, श्योरिटी हो जाए कि सब कैलकुलेशन ठीक है तो वहां कर लो फिर, ठीक है। बाकी पेपर इजीली 3 घंटे में हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि पहले ऑर्गेनिक को पकड़ो, फिर उसके बाद फिजिकल को पकड़ लो, ठीक है तुम्हारो, ठीक है बेटा। आगे देखो जरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। वही एबिलिटी पुरानी वाली होनी चाहिए बेटा, ठीक है। कौन सी एबिलिटी? क्वेश्चन को पढ़ के रीडिंग लेके आना। क्लियर है? करें जरा, तो देखो जरा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ, यहां पे दे रखा है 0.05 एम। एम क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन होती है ना। सॉल्यूशन ऑफ द सेल कांस्टेंट इज, ये दे रखा है ओम। तो ओम किसका यूनिट होता है जरा बताओ। तो जिन बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है कि सर ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो यूनिट पता करती है। तो यहां पे आप देखोगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है ना बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? आर। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी जरा बताओ? 4.5 इंटू 10⁻³ और यहां पे कितना आएगा? ओम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे आपको दे रखा है सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है एक्स कितना है बेटा हमारे पास? 50 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद आपको दे रखा है कंसंट्रेशन वो भी मोलैरिटी वाली। तो आपको यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी किससे शो करते हैं बच्चों? मोलैरिटी को एम से। कितनी दे रखी है? 0.05 कैपिटल एम, या फिर आप कैपिटल एम क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर, ये लिख सकते हो। अब आपको पता करना है, क्या पता करना है वो देखो जरा। पहले आपको पता करना है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा बताओ? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो। तो आपको एक तो रो निकालनी है, ठीक है, रो हो गया। और क्या निकालना है? कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा होता है, ये तो होता है कापा। तो आपको यहाँ पे कापा निकालना है। तो यहाँ पे कापा निकालो। एक तो रेजिस्टिविटी निकालना है, रो निकालना है और कापा निकालना है। और क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब कि लैम्डा एम निकालना है, ठीक है, लैम्डा एम। इन सारी चीजों को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि 3 रीडिंग फाइंड आउट करनी है और 3 मार्क्स का है, तो एक बात समझ में आ गया होगा कि हर एक रीडिंग के लिए आपके पास 1 मार्क्स है। क्लियर है ना? शुरुआत कहां से करना चाहोगे? सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से, रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये बताओ, अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? बताओ, रेजिस्टिविटी यानी कापा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जरा बताओ? 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, यही फॉर्मूला होता है ना। 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ये होता है पहला फॉर्मूला, ठीक है। 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो अब देखो बेटा, तो यहां पे के हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां पे 1/r, आर की जो वैल्यू है कितनी है बेटा हमारे पास? आर की जो वैल्यू हमारे पास 4.5, 4.5 और इंटू 10⁻³ ये हो गया 10⁻³। उसके बाद यहां पे इंटू में एक्स कितना है बेटा हमारे पास? एक्स हमारे पास 50 है, ठीक है ना। अब यहां से जब डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो कैरी हो जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे के इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 500 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब 45 का डिवाइड कर लेंगे 500 में, तो 500 में डिवाइड कर लेते हैं किसका? 45 का। कितना आएगा? 11.11। तो यहाँ पे k इक्वल टू हो गया 11.11 और इंटू 10⁻³ कितना हो गया? -3। फिजिक्स क्या कहती है? डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए? ओनली 1 होल नंबर। और यहाँ पे कितने नंबर हैं? 2। क्या करना होगा? डेसिमल को पीछे शिफ्ट करना होगा। कितने प्लेस करना होगा? 1 प्लेस। तो ऐसा करने से पावर 1 पॉजिटिव आएगी। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे फाइनली जो k होगा, k इज इक्वल टू 1.11 इतना ही कर लो बस केवल, और चाहो तो 1 कर लो, और यहाँ पे 10⁻³ कितना हो गया? -2। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी, k आ गया। अब k का कोई बच्चों मुझे यूनिट बताओगे, k का यूनिट क्या होता है? बताओ क्या होता है? मो हो जाता है, ओम इनवर्स होता है ना, कुछ और होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और वो कैसे निकल के आता है यहां से पता कर लो। देखो 1/r का क्या होता है बेटा? साइमन क्या होता है, और x का क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्वेश्चन में भी दे रखा था आपको, लिखा है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर आ जाएगा, यहां पे इसका यूनिट लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक रीडिंग हो गई, एक नंबर आ गया हमारा, ठीक है समीर, एक क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो जरा क्या निकालना है? कंडक्टिविटी निकालनी है। अभी रेजिस्टिविटी रह गई, अभी वो और निकाल जरा। तो रेजिस्टिविटी के लिए तो फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है? रो इक्वल्स क्या होता है? 1/1 जल्दी बताओ बेटा। 1/k, k फॉर कापा। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस 1/r होता है, और कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/k, ये होता है, ठीक है। और या k को उधर ले जाओ तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/रो। तो हमें तो निकालना है, रो निकालना है, तो रो इक्वल टू कितना जाएगा? 1/कापा।
1 अपॉन कापा। अब कापा की वैल्यू तो हमारे पास होगी, कापा लगा दो बेटा। तो रो इक्वल्स टू 1, कापा कितना बेटा हमारे पास, कापा है हमारे पास 1.11 है ना, 1.11, तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, यही है ना। अब -2 पावर को पहुंचा दीजिए बेटा, ऊपर पहुंचा दीजिए, तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 2 और अपॉन में यहाँ पे 1.11, रो इक्वल्स टू 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 का इंटू 1 में करेंगे तो 100, और यहाँ पे 1.11 करने क्या वाले हैं, 100 में डिवाइड कर देंगे। किसके डिवाइड करेंगे बेटा, 100 में डिवाइड करेंगे 1.11 का, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 90.09 आ जाएगा। तो हमारे पास रो बेटा हमारे पास आ गया, कितना आ गया बताओ जरा, 90.09। अब मुझे बेटा यहाँ पे रो का यूनिट और बता दीजिए क्या होता है, बताओ बेटा। जो इसका था बस इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। साइमन का इनवर्स लगाएंगे बेटा, ओम सेंटीमीटर, क्या लगाएंगे, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर ये लगा देंगे, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ओम सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज और रह गई बस निकालने के लिए, क्या रह गया बताओ, लैम्डैम। तो लैम्डैम और निकालो बेटा। तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लैम्डैम के लिए, है ना, ये भी फॉर्मूला था और ये भी यहाँ पे फॉर्मूला है ना। तो अब देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है K1000 अपॉन क्या होता है, मोलैरिटी, यही होता है ना, K1000 अपॉन मोलैरिटी। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के, के हमारे पास है ना बेटा, के कितना है 1.11 और इंटू में यहाँ पे, और इंटू में 10 की पावर -2, यही है ना। और यहाँ पे 10 ये 1000 है ना, तो 1000 को 10 की पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, अपॉन में लगा बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी बेटा हमारे पास देखो जरा, 0.05 को 5 इंटू 10 की पावर -2 लिया ना, -2 लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 का डिवाइड, और यहाँ पे 10 की पावर 3 में 1000 हो गया, 1000 का जब इसमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 111 और यहाँ पे 0, ये हो जाएगा ना। अपॉन में हमारे पास कितना है 5, अब इसका इसमें डिवाइड कर लो बेटा। तो 111 में आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 5 का, तो 5 पे डिवाइड कर लो, तो 2 2 2 आ जाएगा, 2 2 2। अब ये बताओ लैम्डा एम का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और स्क्वायर होता है, इनवर्स नहीं होता, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लैम्डा एम की यूनिट होती है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। क्वेश्चन काफी इजी था और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाला था। आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे आपको ये फॉर्मुलेशन लिखना आना चाहिए, जैसे कि एक ये फॉर्मुला हो गया अपना, के वाला हो गया। आपको रो का फॉर्मुला लिखना के लिए आना चाहिए आप लोगों को, लैम्डा एम का फॉर्मुला आप लोगों को आना चाहिए, और इन सब की यूनिट आपको अच्छे से आना चाहिए। लैम्डा एम की यूनिट आज ही याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होने वाली है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। के की फिक्स है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और रो की क्या होती है ओम सेंटीमीटर, क्या होती है, याद रहेगी, क्लियर है ना क्वेश्चन, डिफिकल्टी नहीं ना। तो 3 मार्क्स के हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले में हम्म 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 ये सेंटेंस नहीं पढ़ा हमने आगे वाला ना, हाँ, तो यहाँ पे ये यहीं तक पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ा ही ध्यान नहीं दिया हमने आगे। तो लिखा हुआ है ऐसे टू डिकम्पोज, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितने 1/4 आ जाएगी फिर तो, है ना भाई, इतना ही है। वही तो बोलते हैं कि अगर हमने तो यहाँ तक अंडरलाइन करी, यहाँ तो पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा हमने, तो यहाँ 1/4 लेके सॉल्व करना है इसे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है, ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, ये लाइन नहीं पढ़ी, ऐसे टू डिकम्पोज, इतना करना है, इतना टू डिकम्पोज, इतना हमें डिकम्पोज करना है बस, बाकी सब बचेगा तो बचेगा तो वो निकालेंगे। तो मतलब यहाँ पे सर से निकालें, इस वाले फॉर्मूले से निकालें, फिर तो निकालो जरा, यहाँ से करो जरा से, दोबारा से यहाँ पे करेंगे। बाकी हमारे पास के था, के हमने यहाँ लिख लिया, के कितना था बताओ जरा, के कितना था 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे आपको एक्स दे रखा है, एक्स कितना है जरा बताओ 3/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होती है ए, यही होती है ना। अब निकालो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, तो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये हो गई ए, और एक्स एक्स कितनी और बताओ जरा 3/4 ए, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कितना आ जाएगा a/4, ये a माइनस एक्स आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो t इक्वल्स टू यहाँ पे 2.303 और k हमारे पास 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -3, और यहाँ पे log a अपॉन a माइनस एक्स, तो a तो ये आ गया,
और a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a बाई 4, बाई का 4 ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी ना, और यहाँ पे कितना बचेगा, log 4 हम जानते हैं, log 4 कितना होता है, log 4 कितना होता है 0.6020 होता है, लेकिन अगर इसने यहाँ वैल्यू लेके चलोगे तो 2 1 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 602.1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इतना ध्यान रखना पड़ता है, बस वो लाइन नहीं पड़ी ना, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमने यहीं तक पढ़ लिया कि ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो आंसर लगा रहा है, फिर वो लिखा 2 डिकम्पोज, इतना ही सिर्फ करना है, 3/4 हीट डिकम्पोज करना है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन नहीं है। अगर ये बचा कि इतना लेफ्ट है या इतना बचा हुआ है, इतना पार्ट बचा हुआ है या इतनी रिएक्शन पूरी हो गई, तो वो एक अलग पार्ट था। यहाँ पे लिखा है 2 डिकम्पोज, इतना ही पार्ट डिकम्पोज करना था बस 3/4 किसका, इनिशियल का, तो यहाँ पे 602 आ गया, ये अलग था, ये अलग है, ठीक है। और हमें भी लग रहा था सही है, आपको भी ऐसे तो लगेगा, हम लोग सही कर रहे हैं, इसीलिए रीड क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली। आगे आप लोग ध्यान दें और क्वेश्चन पर भी, आगे आ दो जरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। देखो बेटा, आपको निकालना है, क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी होता है, क्या होता है बेटा, ये तो होता है ना, एलिवेशन इन डेल्टा टीबी आपको निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब ऑफ द सॉल्यूशन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसे पढ़ने से मुझे क्या चीज मिली पता है, देखो मैग्नीशियम सल्फेट को समझने के बाद एक चीज समझ में आई कि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो कंफर्म ये आयनाइज होगा, ठीक है, और अगर ये आयनाइज होगा तो वांटा फैक्टर आएगा ना, आई आएगा, है ना, वो देख लेंगे कितना आई लेना है, वो आगे देखेंगे। तो कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी आपको पता करना है ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का वेट दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है सर, वेट को किससे शो करते हैं भाई, बताओ जरा, वेट को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास 4 ग्राम, ठीक है, कितना हो गया 4 ग्राम। और डेल्टा टीबी तो आपको पता है, डेल्टा टीबी निकालना है आपको, डेल्टा टीबी आपको यहाँ पे निकालना है, और वेट जो दे रखा है कितना दे रखा है 4 ग्राम, कितना दे रखा है 4 ग्राम। आगे बढ़ जरा, मैग्नीशियम सल्फेट और इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास को किससे शो करते हैं बेटा, एमजी से, एमजी की जो वैल्यू है कितनी हमारे पास 120 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, वॉज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है बेटा, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वाटर क्या होता है, तो सॉल्वेंट का वेट भी दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू ए से, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 100 ग्राम। अब एज्यूमिंग का मतलब मान के चलो कि मैग्नीशियम सल्फेट अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन, तो आई की वैल्यू निकालनी है। अब MgSO4 का कंप्लीट आयनाइजेशन करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एक तो आपको मिलेगा Mg2+, और क्या मिलेगा SO4 2 नेगेटिव। अब ये बताओ कि कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल Mg2+ है और एक पार्टिकल SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ पे कितना होगा 2 हो गई, और n की वैल्यू बराबर होगी किसके लिए, I के लिए, कब होती है, जो आपको पता है फॉर कंप्लीट आयनाइजेशन, है ना, अगर कंप्लीट आयनाइजेशन होता है तो हम सभी जानते हैं कि I की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, n के। तो हमारे पास I वैल्यू और n वैल्यू दोनों चीजें हमारे पास, ठीक है, I वैल्यू हमें मिल गई, I वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें बताओ जरा, I वैल्यू कितनी हो गई 2, I वैल्यू आगे हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। आगे देखो जरा, Kb भी दे रखा है हमें, Kb का जो फॉर्मूला है, Kb की जो वैल्यू हमारे पास 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बातें सीख लो बेटा, 2 बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, पानी के लिए, पानी यानी कि H2O, तो H2O के लिए ध्यान रखो बेटा, पानी के लिए आपको 2 बात ध्यान रखनी होंगी। पानी के लिए आपको Kb पता होना चाहिए, पानी का जो Kb होता है वो कितना होता है 0.52 होता है केल्विन Kg मोल इनवर्स, और Kf भी याद होना चाहिए, पानी का जो Kf होता है वो 1.86 होता है, कितना होता है 1.86 केल्विन Kg मोल इनवर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये गिवन होता है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं भी दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी का जो Kb है 0.52 होता है और Kf जो कितना होता है 1.86। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। डेल्टा टी भी निकालना बड़ा सिंपल से, फॉर्मूला लगाओ आंसर हो गया। चलो करते हैं बेटा, तो आप डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला जानते होंगे, वो फॉर्मूला लगाओ बेटा फॉर्मूला। अब ये बताओ कि एक फॉर्मूला हमने सीखा होगा, किसका फॉर्मूला सीखा था बताओ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आता है क्या आपको, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आता है क्या आपको, यस सर। सर हमने एक फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलालिटी, यही फॉर्मूला होता है ना, केबी इंटू, ये होता है मेन फॉर्मूला, केबी इंटू, अब मोलालिटी का फॉर्मूला भी जानते हैं तो वो लगा दो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी
मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB। WB किस में लेना होता है? ग्राम में। इनटू में क्या होता है? 1000। अपॉन में क्या होता है? MB। और इनटू में क्या होता है? WA। किस में लेना होता है? ग्राम में। सारी वैल्यूज यहां पे हैं, पुट करो और कैलकुलेट करो। आई और ले लो जरा। हाँ, आई है ना हमारे पास, तो आगे ले लो या पीछे कहीं ले लो, आई और ले लिया हमने। ठीक है, आई लगाओ जरा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी हमारे पास? 2 है। के बी कितना जरा बताओ हमारे पास? के बी कितना है? 0.52। डब्ल्यू बी कितना हमारे पास? 4। और इनटू में यहाँ पे क्या चल रहा है? 1000। एमबी की वैल्यू बात करेंगे, एमबी हमारे पास कितना है? 120। और डब्ल्यू ए कितना हमारे पास? 100। वैल्यूज को कैंसिल करना है, 3 0 कैंसिल हो गया बेटा इसके साथ। ठीक है, 1000 से 4 से कैंसिल होगा 12, 3 टाइम हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बस 2 का इंटू करो और सॉल्व करो बेटा आगे। तो यहां देखेंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 1.04 ये हो जाएगा। अपॉन में कितना बचा बेटा हमारे पास? 3 बचा हुआ है। अब 3 का डिवाइड करना है हमें, किसमें करना है? 1.04 में। तो 1.04 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 0.346। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 0.346। और आंसर किस में आएगा भाई? केल्विन में। तो डेल्टा टी बी पूछा था, डेल्टा टी बी इतना हो जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ये सीखना है, क्योंकि डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, मतलब कि ओवरऑल आंसर ना वेरी स्मॉल है। अब हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी लेते हैं। लाइबिलिटी का मतलब कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमसे कितना आंसर सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, कैलकुलेशन में एरर जो आ सकता है। तो आप देखो कि आपका 0.3 तक भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स। मतलब आपका 0.3 तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपने, क्योंकि आप हैंड कैलकुलेशंस करते हो, बाई हैंड ऑन पेपर कैलकुलेशन करते हो, तो हो सकता है कि इधर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए। तो अगर 4 6 में ऊपर और नीचे हो रहा है, अगर एक्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल होगी। बट 0.3 इज कंपलसरी, 0.3 होना चाहिए। इतना नहीं कर सकते कि 1.346 आ जाए। सर एक ही तो बढ़ाया हमने, एक नहीं बेटा। ध्यान रखना है कि हर एक चीज के लिए अपनी लाइबिलिटी होती है। जब अभी ये क्वेश्चन किया था, ये वाला टाइम वाला किया था, तो टाइम वाले में क्योंकि ये सेकंड बहुत सारी हैं, 602.1 है। अब यहाँ पे आपकी किसी की सेकंड जैसे मान लो कि 599 भी निकल आई, तो उसे भी अप्रोक्स मान के हम सही कर लेंगे। भाई 602 सेकंड है। अब 602 सेकंड समझे ना आप लोग, 10 घंटे के लगाओगे। अगर मान लो कि 1 2 सेकंड किसी कम निकल आई, तो 10 घंटे ही रहेंगे ना, वो तो कम थोड़ी ना हो जाएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? सॉरी, सेकंड की बात कर रहा हूँ। सेकंड कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, कितना हो रहा है? 10 मिनट हो गए। अगर मान लो कि 1 2 सेकंड कम हो गए हमारे पास, तो 1 2 सेकंड 1 मिनट सेकंड कम रहेगी, तो 10 मिनट ही रहेंगी। बहुत बड़ा टाइम है। तो 10 मिनट हो रही है, तो 1 2 सेकंड कम है, तो 10 मिनट ही तो हो गए हमारे पास। तो उसमें तो हम लाइबिलिटी मान लेंगे। यानी कि न्यूमेरिकल की भी जो लाइबिलिटी होती है वो फैक्ट्स पे आधारित होती है। फैक्ट्स पे आधारित होती है। मतलब ये टाइम है, तो टाइम में 1 2 सेकंड चल जाएगा, क्योंकि सेकंड में लिख रहे हो आप लोग। अब मान लो कि एक रिएक्शन को पूरा होने में जैसे कि मान लो कि 10 दिन लग रहे हैं, और तब आप 9 दिन लगा रहे हो, तो आंसर गलत हो गया। 10 में 9 में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क हो गया। अब सेकंड है, तो 1 2 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कहाँ कितना एरर जो है एक्सेप्टेबल होगा। एरर तो होता है, देखो हैंड पेपर ऑन पेपर अगर कैलकुलेशन करते हो, तो थोड़ा बहुत एरर निकल के आता है। तो उसमें भी सीबीएसई हमको गाइड करता है कि भाई आप थोड़ा बहुत एरर आप एक्सेप्ट कर सकते हो बच्चे का। तो यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पे वो एरर एक्सेप्टेबल होगा और कहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का एरर नहीं चलेगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, आगे पढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीक्रोज टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सीक्रोज के हाइड्रोलाइसिस को सभी जानते हैं, C6H12O6 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सब जानते हैं। हाँ बेटा, कहाँ? वह वह किसमें? ठीक है, आगे देखो जरा। बेस्ड ऑन द एबव रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के आधार पर आपको कुछ चीजें बतानी है। रेट लॉ बताना है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, एंड व्हाई डू यू कॉल सच रिएक्शंस, सॉरी व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हो। तो सबको एक एक बार बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेट लॉ की। रेट लॉ बताओ बेटा, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ को डिफाइन करना बेटा, बताओ बेटा, रेट लॉ क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, रेट लॉ को बताना है इसी के आधार पर। तो बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of reaction, rate of reaction is, rate of reaction is directly, rate of reaction is directly proportional, directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactants, concentration of reactants, concentration of reactants, reactants, concentration of reactants raised, which raised on power, yeah, which raised power, which raised power, which यहाँ पे मत लगाओ, raised power लिखो, raised power, which are experimentally observed, ये कहा गया बेटा। सर क्या लिख दिया, ये बहुत टाइम पहले पढ़ा था हमने, समझ में नहीं आया हमको, तो क्या हुआ है वो समझते हैं। देखो बेटा क्या बोला गया, सर ये बहुत टाइम पहले पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन करा दीजिए तो समझ में आ जाए हमें ना। देखो जरा, रेट लॉ में कहा गया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है, इस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, यही तो होता है ना। तो मैंने वो लिखा रेट, फिर क्या लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दो हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, C12H22O11, और एक रिएक्टेंट और भी है बेटा, एक रिएक्टेंट क्या हमारे पास, H2O। अब यहाँ पे लिखा है कि रेज्ड पावर, यानी कि उन पे पावर लगी हुई होनी चाहिए, कितनी पावर लगानी है, विच आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको ऑब्जर्व हुई है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान सर ने जब टॉपिक पढ़ा है तो ये कहा था कि जब कोई कंपाउंड एक्सिस में लिया जाता है तो वहां पे कंसंट्रेशन की पावर कितनी लगाते हैं, 0। जब कब लिया था कोई भी सब्सटेंस, जब कैसा लिया जाता है, एक्सिस में, तो यहाँ पे तो पावर 1 आएगी, लेकिन इस जगह पावर यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अब जिस कंसंट्रेशन पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1। तो फाइनली यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के मिलेगा और कितना मिलेगा, कंसंट्रेशन C12H22 और O कितना आ जाएगा, 11। तो पहला जो रेट लॉ है वो ये आ जाएगा, 1 मार्क्स के लिए रेट लॉ जो है वो ये रहेगा, ठीक है ना। रेट लॉ आ गया बेटा आप लोगों को। अब इसके बाद हम चीजें करेंगे, हमें बताना है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। हैंड डालो सारे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी हैंड डालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, सारे स्टूडेंट हैंड डालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में वैसे ही करना है जैसे मैं लिखवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा खर्च होगा, मार्क्स कम मिलते हैं, तो एक नंबर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। ऑर्गेनिक में आप देख रहे 1 नंबर आसानी से मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखोगे आप लोग। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों पूछे ना, तो 1 नंबर में देखो, सुनो जरा, अब देखो मैं आपकी बात कर लेता हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन ये ना कर पाऊँ तो आप लोगों की सबकी हैबिट है कि आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर दोगे और ऑर्डर डिफाइन कर दोगे, बस कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, बिल्कुल नहीं करना होता, आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना होता। यानी कि डेफिनेशन मैंने हमेशा से कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, मेन पार्ट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन को आप अपना कोर्स मत बनाओ, यानी कि ये कोर्स मत करो कि मुझे वहां पे डेफिनेशन में मार्क्स चाहिए। आप कोर्स की जगह से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बना के चलो, मतलब अगर मैं ऊपर जो लिख रहा हूं अगर वो सही ना हो तो आप मुझे डेफिनेशन मार्क्स दे सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की बात करेंगे तो आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है कि हमें यहाँ पे चाहिए होता है रेट एक्सप्रेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बताओ जरा, रेट एक्सप्रेशन। सर हमें यहाँ पे चाहिए होता है रेट एक्सप्रेशन, और रेट एक्सप्रेशन लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताओ, अकॉर्डिंग टू लोमा, यही तो ना बेटा, अकॉर्डिंग टू लोमा। अब जैसे कि मैंने कोई भी रेट एक्सप्रेशन लिख लिया, तो यहाँ पे जैसे कि रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे के हो गया और यहाँ पे कंसंट्रेशन ए और यहाँ पे कंसंट्रेशन बी, इसकी पावर कुछ भी मान लो, जैसे कि पी मान लिया और यहाँ क्यू मान लिया। तो अगर मुझे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है बेटा, तो मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए बस इतना सा काम करना होता है कि पावर ऐड करनी होती है, बस पावर, यही तो होती है मॉलिक्यूलरिटी। तो पहले मैंने इतना लिखा, ये मेरा मेन कोर्स है। अब यहां पे मैं इसे डिफाइन करूंगा, तो पहले मुझे बताओ कि ये चीज जो लिखी हुई है वो एक्चुअली क्या है, और रेट एक्सप्रेशन में से मैंने क्या कर लिया है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे उनकी पावर को ऐड कर लिया, और यही मैं अपनी डेफिनेशन लिखने वाला हूं।
तो मॉलिक्युलरिटी के दौरान मैं लिखूंगा कि इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स रेज ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन द अकॉर्डिंग टू, ये समझ गए ना आप लोग। और अब मुझे यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अगर हम यहां पे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और रेट लॉ में देखा गया कि रेट एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ पे पावर m है और b की पावर यहाँ पे n है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर निकालने के लिए कितना आएगा, m और प्लस कितना आएगा, n। किया तो बच्चों हमने यहाँ पे भी वही है ना समीर, वही किया ना जो वहां किया था, यहाँ पे भी पावर को ऐड किया, वहां पे पावर ऐड किया था, और बस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या आ जाएगा, रेट लॉ, और वहां पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू लोमा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, दिस इज योर मेन कोर्स, मतलब आप एग्जामिनर से बोल रहे हो, इवेल्युएटर से कह रहे हो, सर आप हमें इस पर नंबर दीजिए, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन इसके नीचे लिख रहे हैं, तो ये लिखो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन इसके नीचे, इसकी डेफिनेशन इसके नीचे, करो जल्दी से करो, जल्दी से करो, ये आपका मेन कोर्स है, डेफिनेशन हम लोग उसके नीचे लिखेंगे, ये मॉलिक्युलरिटी है और ये हमारे पास ऑर्डर है, दिस इज द मॉलिक्युलरिटी, और ये एक तरफ ऑर्डर है, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, लिखो जल्दी से। यहां लिखो बेटा, यहां पर नीचे लिखो जरा, यहां लिखो, यहां लिखो बेटा, it is sum of powers, it is sum of powers raised on, it is sum of powers raised on concentration terms, it is sum of powers raised on concentration terms, raised on concentration terms according to लोमा, according to लोमा, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी पावर आ रही है उनको ऐड करने पर जो चीज मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, अब लिखो उसकी तरफ आ जाओ, यहां आ जाओ, ऑर्डर की तरफ आ जाओ, it is the sum of powers, it is the sum of powers raised on concentration terms, it is the sum of powers raised on concentration terms according to rate law, according to rate law, इतना आसान है। तो फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन में आप फील कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक नंबर के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है ना, तो ये तो होता ही है, तभी तुम कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, वहां से मार्क्स जल्दी मिलते हैं आप लोगों को, है ना, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, मार्क्स एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को। आप देखो भाई, ये देखो जरा, अगला थर्ड पार्ट देखो, ये बोल रहा है कि इस तरह की जो रिएक्शन है ना, जो ऊपर लिखी हुई है, इन्हें हम कहते क्या है, क्या कहते हैं इन्हें, याद है किसी को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, नाम याद करो, मैंने आपको बताया था, इन्हें कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर ये क्या होता है, ये होता है कि आपको रिएक्शन को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि रिएक्शन की ऑर्डर आएगी 2, लेकिन वास्तव में कितनी होती है, 1। इसको भी भूल जाओ, आपको सिर्फ हिंट पकड़नी है, अगर किसी इक्वेशन के दौरान एक सब्सटेंस को एक्सिस में लिया जाए और एक को स्मॉल अमाउंट में लिया जाए तो वो स्यूडो होती है, सिंपल सी बात है, मतलब दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस अगर एक्सिस है तो क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर लिख दो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारा एक 3 नंबर का आंसर पूरा हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पूरी डेफिनेशन पूरा रेट लॉ लिखना पड़ा आप लोगों को, फिर आपको वो भी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन यहाँ आपको बस इतना से काम चल जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली। क्लियर है सभी को, आ गया ना, आगे चलो बेटा नेक्स्ट। ये एक केस बेस्ड स्टडी है, एम आई राइट, केस बेस है ना, ये है ना, केस बेस है, पर सर ने मना किया होगा केस बेस को हमें पढ़ना नहीं होता, ऐसे क्या ना, अपनी नॉलेज के बिहार पर क्वेश्चन करना होता है। तो बेस्ड ऑन द एवर पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो पैसेज है जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे बाद में से, बस इस पैसेज के बेसिस पर आपको क्या करना है, आंसर करने हैं इनके। तो देख लीजिए जरा, समझते हैं। प्योर इथेनॉल, ध्यान से समझना, प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर कमेंट, यानी कि आपको ये बताना है कि हम लोग इथेनॉल और वाटर से प्योर इथेनॉल को क्यों नहीं हम लोग अलग कर सकते, है ना, क्यों नहीं अलग कर सकते। तो थोड़ा समझते हैं क्या होगा, देखो जरा, एक शब्द यहां पे आया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ध्यान से समझो इसके बारे में। तो देखो मैं समझाता हूं आपको, देखो बेटा क्या होता है कि हमारी केमिस्ट्री में ना एक डिवाइस होती है बेटा, इस तरह की एक डिवाइस, इस डिवाइस के बारे में सीख लो तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। डिवाइस, एक डिवाइस ये बहुत टाइम पुरानी है जहां पे हम लोग इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया करते थे, मतलब
अगर हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती थी कि जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मतलब जो हमारा जो लॉन्ग आंसर होता था ना बेटा, वो इसी के साथ आता था। आप सोचिए जरा, हमारा लॉन्ग आंसर जैसे कि हम लोग प्रेडिक्टेबल कुछ लॉन्ग आंसर टॉपिक होते हैं तो वो ये आता ही आता था। तो इस तरह का बेटा एक एपरेटस होता है केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, जिसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, ये वाला एक पाइप जो आपको दिख रहा है ये वाला। अब इस पाइप में ना बीच बीच में इस तरह से हाफ बाउल लगे होते हैं, बाउल, हाफ बाउल। तो मतलब ये पाइप आ रहा होगा और ये यहाँ पे इतना स्पेस है बाउल जैसा, फिर से ये पाइप शेप आ रही होगी, सिलेंड्रिकल शेप, फिर से बाउल, फिर से बाउल, फिर से बाउल। ये एक एपरेटस है और इस एपरेटस को बोलते हैं फ्रैक्शनर, बोलते हैं फ्रैक्शनर। फ्रैक्शनर बोल दो या फिर फ्रैक्शनल बोल दो, वैसे फ्रैक्शनर इसका नाम होता है। फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब इसका पूरा नाम है, वैसे नॉर्मली इसे फ्रैक्शनर बोल देते हैं। फ्रैक्शनर का मतलब क्या है? जो बांटने का काम करे। अब आप देख रहे होंगे कि इस पाइप को इसने कई हिस्सों में बांट दिया है, तो फ्रैक्शन बहुत सारी हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब, नाम लिख देते हैं इसका। तो हमने इसका नाम लिखा कि भाई ये जो है फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब है, मतलब दिस इज द फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब, फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब। ठीक है बेटा, तो ये फ्रैक्शनल कैपिलरी ट्यूब है। एक बात होगी बेटा, जनरली बहुत टाइम पहले ये कांच के बने हुए मिलते थे, ग्लास के, लेकिन लैब में आते थे तो गलती से भी अगर ये थोड़ा सा भी होता था टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था। फिर इसका एक सेकंड पार्ट आ गया प्लास्टिक के आंसर होकर, लेकिन सही मायने में प्रैक्टिकल करना है तो ग्लास का यूज करते हैं हम लोग। पहले ग्लास का टूटा क्योंकि ये, इसकी कंडीशन ये है कि इसे एक बार सेटअप कर दो दोबारा बिगाड़ना नहीं होता, एक बार कर दो तो बस उसी के साथ करते रहो, सेटअप मत बिगाड़ो। अब 12 से निकालोगे फिर से दोबारा सेटअप करोगे तो टूट जाता था। ये हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, इसके नीचे हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास फ्लास्क हुआ करता था। इनके साथ बेटा आप लोगों ने इंटरेक्शन बहुत कम कर दिया है, पुरानी केमिस्ट्री जो थी उनके साथ हर दिन यही होता था, यानी कि मुझे हर दिन क्लास में डायग्राम बनाना है हर दिन। मैं यहाँ से अगर मतलब 15 साल पहले की बात करूँ केमिस्ट्री की, तो 15 साल पहले क्लास में जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो मतलब मुझे डायग्राम बनाना है, उसके बाद टॉपिक शुरू होगा, ये था कंपलसरी था। लेकिन समय के साथ सिलेबस बदला है तो अब इनकी कोई डिमांड रही नहीं है, इसलिए बच्चे इनके साथ मतलब फेमिलियर नहीं रहे, इसीलिए इतनी चीजें आराम से बतानी पड़ रही हैं। अब इसको भी देखो बेटा, क्या होता है कि अगर मान लो कि ट्यूब शेप का इस तरह से कोई सिस्टम जो है ये वाला, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लास्क, ये फ्लास्क होता है। ठीक है बेटा, अब फ्लास्क की बात करेंगे तो फ्लास्क जनरली हम लोग कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। हम इन फ्लास्क को इनके बॉटम से पहचानते हैं, बॉटम पार्ट। बॉटम का होता है निचला हिस्सा, ये वाला। आप देखोगे कि इसका निचला हिस्सा कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट है कि नहीं? तो अगर इसे किसी पेन पर रखेंगे तो आराम से रख जाएगा। तो ऐसे ही फ्लास्क भी हुआ करते थे पहले। इसका जो फ्लास्क जो दिख रहा है वो कैसा, सॉरी इसका जो बॉटम दिख रहा है वो कैसा है, राउंड है, गोल गोल है। तो इस वाले फ्लास्क को उस टाइम पे बोला जाता था राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते थे बेटा? राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते बेटा इसे? राउंड बॉटम फ्लास्क। अब एक फ्लास्क और हुआ करता बेटा ऐसा ऐसा हुआ करता बेटा ये वाला, और इसे हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे इसे, जल्दी बोलो बेटा? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते थे? फ्लैट बॉटम फ्लास्क। भाई केस बेस्ड स्टडी है, आपको ये अंदाजा होना चाहिए केस बेस्ड स्टडी ने सर को कहां से कहां पहुंचा दिया। देख रहे हो ना, केस बेस्ड स्टडी अलग टाइप की, मतलब उसको पढ़ाना है तो मतलब चीजें बतानी पड़ेंगी, क्या ही है ये, क्यों नहीं कर सकते, पहले ये बताना चाहिए कि वो है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही क्या होता है, पहले तो वही बताना पड़ रहा है। उसके लिए पहले एपरेटस बताने पड़ रहे हैं आप लोगों को। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। ठीक है, अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग क्या करते थे, कॉर्क के माध्यम से इसमें से फिट कर देते थे। कॉर्क, कॉर्क का मतलब होती रबर, होती थी रबर, और रबर में यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से फिट कर देते थे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए होता था, एक स्टैंड चाहिए होता था, स्टैंड। तो मान लो कि ये हमने यहाँ पे बेटा एक स्टैंड ले लिया। ठीक है, ये स्टैंड हो गया बेटा, स्टैंड। और यहाँ पे एक चाहिए होता था हमें, क्या क्या चाहिए होता था, टेबल, सरफेस चाहिए होता था। तो जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिए, ये टेबल है बेटा हमारी, ये है टेबल। ठीक है, और ये स्टैंड है, ये स्टैंड है बेटा, ये हमारा स्टैंड है। आप क्या करते थे, स्टैंड से इसको और इसको दोनों को फिक्स कर देते थे। जैसे कि फिक्स करेंगे इसको, यहाँ पे फिक्स करो जरा, इसको फिक्स करना है, तो हमने फिक्स करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया, ये वाला, ये हमने इसे यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर दिया बेटा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया, मतलब इसे कस दिया तो नीचे ना गिरे। ऐसे ही सेम तरीके से इसको भी हम लोग सेटअप करते थे, इसका भी सेटअप करते थे, इसको भी फिक्स कर देते बेटा। तो मान के चलो कि इसको भी फिक्स कर दिया हमने, इस तरह से क्लैंप लगा दी और क्लैंप लगा के इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, कर दिया ना। इतना करने के बाद फिर हम इसमें लगाते थे, एक फनल लगाते थे, फनल। फनल तो आप लोग जानते ही होंगे, फनल देखा है भी जनरली आपने, इस तरह की एक फनल होती है, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने?
ये लगा दिया, फनल लगा दिया, ठीक है, कर दिया ना। इतना करने के बाद यहाँ पे ये सिस्टम तो हो गया। अब हमें चाहिए होता था कि एक और इस तरह का फ्लास्क लेके आते थे, एक और हमने यहाँ पे एक और फ्लास्क ले लिया, या फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक कोनिकल फ्लास्क ले सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क आप लोग सब जानते होंगे, कोनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा सभी ने, जिसकी शेप कोन जैसी होती है, ये वाली। अब यहां से हम लोग एक ट्यूब लेके आते थे, जो यहां से निकलती थी, यहां से निकाल दो आप, एक ट्यूब लेके आते थे इस तरह की, एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती थी, और एक ग्लास ट्यूब यहां तक आती थी, ये वाली, ये वाली। और इस ग्लास ट्यूब को भी यहाँ पे कॉर्क लगा करके यहाँ पे से फिक्स कर देते थे इस तरह से। यहाँ पे चाहो तो आप एक स्टैंड लगा दो, इस स्टैंड पे से रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे नीचे सेटअप करना होगा एक बर्नर, यहाँ पे लगा दिया मैंने बर्नर, ये हो गया बेटा बर्नर, जो कि फ्लेम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब मेरा सेटअप तैयार हो चुका है क्या करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए। अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अभी भी नहीं पता। तो उस टाइम पे कहा जाता था, जैसे कि यहाँ पे वाटर और इथेनॉल है, तो वाटर और इथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये बोला जाता था कि जिनकी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि दो सॉल्वेंट है मेरे पास अलग अलग, और गलती से मैंने उन दोनों सॉल्वेंट को मिला दिया है, मिला दिया है, मतलब कि इथेनॉल को पानी मिला दिया, जनरली मिलाते ना लोग, शाम को मिलाते नहीं मिलाते, मिलाते ना, इथेनॉल को पानी में मिलाते ना, मिला दिया। अब केमिस्ट्री टीचर आगे, नहीं वापस करो जरा, पानी अलग करो, इथेनॉल अलग करो जरा, है नहीं, वो करना है, यही तो केमिस्ट्री है। अब पानी को वाइन से अलग करना है, मतलब इथेनॉल को पानी से अलग करना है। तो वहां पे ये कहा जाता था, यहाँ पे अगर ऐसे दो सॉल्वेंट लिए जाएं जिनके बॉइलिंग पॉइंट आसपास हो, नियर अबाउट हो, जैसे कि एक का 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, एक का 90 है, या एक का 100 है, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस होता था, और उनको अगर आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उसे करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करते थे, उस प्रोसेस को बोलते थे डिस्टिलेशन। अब एक डिस्टिलेशन वर्ड का मतलब समझ लीजिए, डिस्टिलेशन मीन होता है टू सेपरेट टू सॉल्वेंट्स सेपरेटली, यानी कि दो सॉल्वेंट को अलग अलग जगह बांटना ही क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन करते हुए, यानी कि आप पहले उन्हें इवापोरेट करो, इवापोरेट करते हुए आप उनको अलग करो, तो दो सॉल्वेंट को सेपरेट करने की जो फिनोमेना होती थी उसी को हम लोग बोलते थे डिस्टिलेशन बोलते थे। तो अब मैंने सपोज दैट यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के लिए जो हमें उस टाइम पढ़ाया जाता था, शायद मैं समझता हूँ कि जो एग्जाम्पल आज मैं लिख रहा हूँ, आई थिंक मुझे 15-16 साल से पहले ही लिखा होगा, उसके बाद में कभी लिखा ही नहीं है जो आज लिख रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, इससे पहले कभी लिखा ही नहीं, मतलब उस टाइम पे लिखा करता था। आज वो एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है, हाँ वो याद रहते हैं ना इस एग्जाम्पल। ये देखो जरा, आई थिंक मैंने ये 12-13 के बाद कहीं बनाया नहीं है जहां तक मुझे याद है। हाँ हाँ, क्योंकि कोचिंग यही थी ना, आयुषी पाठक बच्ची याद है, तो उसका बैच था एक, वो या बच्चे याद रहते हैं कभी कभी, उसी के बैच का ये याद है, क्योंकि उसके बाद सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ तो फिर चीज़ें नई चीज़ आ गई। ये देखो जरा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल है यहाँ पे एसीटोन का, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, और एक है मिथेनॉल। अब आप लोग तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, तो मुझे बताओ कि अगर मैं एसीटोन की बात करता हूँ तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या रहता है, CH3COCH3। वहां पे ये चीजें बच्चों को याद करनी होती थी, लेकिन आप तो भाई एक्सपीरियंस हो, आपने तो बहुत एडवांस चीजें पढ़ रखी हैं, ये मिथेनॉल है। अब मुझे ये बताओ कि मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, और आपको बताना है कि उनमें से किसका कौन सा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब इनमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, और एक का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है। आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहार पर बताना है कि 56 किसका है, 65 किसका है। 65 किसका होगा बताओ, एसीटोन वाले का, पक्का, गलत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता था, किस बिहार पर करते थे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बिहार पर। तो मिथेनॉल में कौन सा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एक तो कीसोम हो गया, और प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होना पाएगा, तो H बॉन्ड भी हो गया। और ऊपर वाले में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव केवल क्या होगा, कीसोम होगा। तो किसका इंटरेक्शन ज्यादा है, नीचे वाले का, एल्कोहल का ज्यादा होता है। तो मतलब 65 डिग्री सेल्सियस किसका होगा बताओ जरा, मिथेनॉल का। तो यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका कितना हो गया जरा बताओ, 56 डिग्री सेल्सियस। दोनों को हमने एक राउंड बटन फ्लास्क में यहां ले लिया। ये बताओ कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स में कितना डिफरेंसेस है, बताओ कितना है, 9, 10 से भी कम है। तो हम लोग क्या करते, पता है, देखो बड़ा ध्यान से सिक्योरली करते थे, दोनों का मिक्सर ले लिया, करना क्या है, डिस्टिलेशन। क्या करना है, करना क्या है, सेटअप कैसा है, फ्रैक्शनर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनर कैपिलरी ट्यूब लाकर रखी हुई है, तो पूरे ओवरऑल प्रोसेस का नाम क्या होगा, फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। भाई डिस्टिलेशन का मतलब समझते हैं ना, एसीटोन को अलग करना है, मिथेनॉल को ही करना, क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन कहलाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन करते हुए। अब उसके लिए जो एपरेटस लगाया है वो फ्रैक्शनल कैपिलरी ट्यूब है, इसीलिए प्रोसेस का नाम चेंज कर दिया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आज की बात पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सर टू सेपरेट टू लिक्विड्स with a fractional distillator is called fractional distillation। यानी कि अगर दो लिक्विड्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है बाय द फिनोमेना, अगर फिनोमेना बोलो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या एक एपरेटस का नाम बोल दो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर के द्वारा जब उनको अलग अलग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है बताओ, 9 का, सॉरी। अभी जरा देखो, केवल एक्सपीरियंस, पढ़ाई ये नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के यहाँ पे बोलना बस केवल। अब मैंने जैसे ही से बॉइल करना स्टार्ट करूंगा, मतलब गर्म करूंगा, तो गर्म करने पर, रुक जाओ बेटा लिखने में लगे, समझो बेटा, जब से गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या यहाँ पे वेपर बनेगी इस फ्लास्क में, ये बताओ, बनेगी यस और नो, वेपर बनेगी। अब किसकी बनेगी, एसीटोन की ही बनेगी या मिथेनॉल की बनेगी या फिर दोनों की बनेगी, दोनों की बनेगी, ऐसा कोई जरूर थोड़ी ना बेटा खाली इसकी बनेगी, वो तो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों की वेपर बनेगी ना, वेपर दोनों की बनेगी कि नहीं बनेगी, सही यस और नो, बनेगी ना। अब दोनों ही वेपर जो है बेटा वो ऊपर जाएंगी, दोनों ही वेपर ऊपर जाएंगी यहाँ पे इस तरह से, पहले यहाँ पे भरेंगी, फिलअप करेंगी, फिर आगे जाएंगी, फिर यहाँ फिलअप करेंगी, फिर आगे जाएंगी, फिर यहाँ फिलअप करेंगी, फिर आगे जाएंगी, फिर यहाँ फिलअप करेंगी, ठीक है ना। तो अगर दोनों की वेपर ऊपर उठ रही हैं और मान लो कि मैंने टेम्परेचर को अभी 50 तक पहुंचाया है ना, और मिथेनॉल जब बॉइल होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना पहुंच जाएगा, 65, ऐसी है ना। तो अब मान लो कि मैंने 50 के बाद, मतलब अभी बॉइल तो हुई नहीं है, बॉइल भाई बॉइल होगी तो पूरा ही वेपराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा, 50 तक पहुंच गए, 51 पहुंच गए, 52 पहुंच गए, 53, 54, 55, 56, तो 56 पे तो सारा का सारा एसीटोन इस फ्लास्क में से वेपोराइज हो जाएगा, सारा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। लेकिन मिथेनॉल का अमाउंट यही बचेगा, लेकिन कुछ वेपर बन चुकी होगी पहले से ही, कुछ तो बनी है ना वेपर। तो अब एसीटोन तो पूरा यहां से ऊपर चला गया, पूरा का पूरा। अब वो नहीं रुक रहा एसीटोन, एसीटोन जाते जा रहा, क्योंकि हमने बॉइल कर दिया उसे, तो जहां अब यहाँ पे कॉर्क लगा दी, ये भी लगी हुई, फनल भी लगी हुई है, अब इसे यहाँ जगह मिलेगी, तो इस फनल में इस ट्यूब से होते हुए यहाँ जाएगा, कौन जा रहा है, एसीटोन जा रहा है, और यहाँ जाके ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के यहाँ पे बनेगी भाई इसकी ड्रॉप्स, क्या बनेगी भाई, ड्रॉप्स, ठीक है। और ये ठंडा क्यों हो जाता था, यहाँ पे भी जो ट्यूब जो होती थी, इस ट्यूब के ऊपर भी हम लगाते थे कंडेंसर, क्या लगाते थे, कंडेंसर, तो ये कंडेंसर होता था, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता था कि इस तरह का एक सर्कुलर बेलन के जैसा एक, बेलन समझते ना आप, तो रोटी बेलने वाला, इसी तरह, बेलन नहीं, बेलन नहीं देखा, मना कर रही है, बेलन नहीं देखा, तो ये वाला हाँ होता है, ये हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस तरह का एक, यहाँ पे एक शेप का एक सिलेंडर लगा होता था, इसे हम कंडेंसर बोलते थे। अब क्या होता था कि इसमें हम लोगों ने लगाया होता था, पाइप लगा होता था, पाइप यहाँ पे, यहाँ लगा होता पाइप, ये पाइप है, और पाइप को हमने किस जोड़ रखा होता है, टैप वाटर से, किस जोड़ा होता है बेटा, टैप वाटर, टैप वाटर आप जानते हैं, टैप समझते हैं, टैप, नल, टैप वाटर जोड़ दिया, तो यहाँ नल चालू कर दिया, ठंडा पानी जाएगा इसके अंदर से, पहले यहाँ पानी भरेगा, पानी यहाँ भरेगा, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, और यहाँ पाइप से इस पाइप को फिर से सिंक में डाल देते थे, तो मतलब ठंडा पानी जा रहा है, बाहर निकल रहा है, जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जब वेपर इसके अंदर आएगी तो वेपर ठंडी होगी, वेपर ठंडी होगी, ड्रॉप आएंगे यहाँ पे। नोट दैट कि मैंने टेम्परेचर को 56 से ऊपर नहीं पहुंचाया, तो 56 ही मेंटेन करके चलूंगा, 56, तो 56 पर बहुत देर तक रखूंगा, तो क्या होगा, सारा का सारा एसीटोन यहाँ से वेपराइज होकर के इधर फ्लास्क में आ जाएगा, और मिथेनॉल की वेपर जाएगी तो सही ऊपर, लेकिन इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में घुस करके ठंडी हो जाएगी, वापस आ जाएगी, जाएगी, उठेगी, फंस जाएगी, फिर ठंडा होकर के वापस आ जाएगी, एसीटोन नहीं बचेगा, एसीटोन तो बॉइल कर दिया तो सारी वेपर निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली बहुत टाइम तक ये प्रोसेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ लिक्विड इकट्ठा हो गया और यहाँ पे आधा रह गया है, तो हमें लगता है कि हाँ एक बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, तो उम्मीद है कि इधर ही बना होगा, क्या बना होगा, एसीटोन, इधर क्या रह गया होगा, मिथेनॉल, तो ये जो यहाँ पे रहा होगा ये एसीटोन रहा होगा। आप केवल एक बार नहीं करते, फिर क्या करेंगे, सारे सिस्टम को यहाँ से हटाएंगे, फिर इस वाले एसीटोन को फिर से यहाँ डालेंगे, फिर से प्रोसेस करेंगे, फिर डालेंगे, फिर से करेंगे, 4 से 5 बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है। तो जब जितनी बार करते रहोगे जो उतनी बार यहाँ पे बढ़ती जाएगी क्या, प्योरिटी, क्या बढ़ती जाएगी, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, प्योरिटी, यानी कि एक टाइम पे आप प्योर एसीटोन यहाँ बना लोगे। दुनिया के सारे केमिकल इसी तरह से बेटा बनते हैं, आपको ये शॉक्ड होगा, यानी सारे केमिकल जो लैब में लेके आते हैं हम लोग इसी तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा,
अब एक चीज है, क्वेश्चन पर आ जाए, क्या आप लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, बताओ जरा। डिस्टिलेशन का मतलब होता है दो लिक्विड को अलग अलग सेपरेट करना, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विद द हेल्प ऑफ एपरेटस नोन एज फ्रैक्शनल कैपिलरी ट्यूब। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन पढ़ो कि प्योर इथेनॉल नहीं मिल पाएगा, प्योर इथेनॉल नहीं मिल पाएगा, मना कर रहा है ना वो, प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं मिल पाएगा। कब नहीं मिल पाएगा? जब इथेनॉल का और वाटर का मिक्सचर दे दिया जाए यहाँ पे। तो अब इसकी वजह, सर हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि अपना एल्कोहल और वाटर ये दोनों एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, ये बना लेते हैं एजियोट्रॉप। क्या बना लेते हैं? और एजियोट्रॉप क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या होता है? और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है? जो एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होता हो। तो आपको याद हो कि अगर मैंने जैसे मान लो कि कोई भी अमाउंट इसके अंदर डाल लिया, अगर मुझे एक रफली डाटा अगर याद है तो मैं याद कर पा रहा हूं कि लगभग 95% इथेनॉल हो और लगभग 5% यहाँ पे वाटर हो, 5% वाटर, 5% वाटर हो और यहाँ पे 95% अगर इथेनॉल हो, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे एजियोट्रॉप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एजियोट्रॉप बना लेते हैं। और एजियोट्रॉप जो होता है वो ये होता है कि वो एक समान तापमान पर यानी कि एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं एक साथ। तो मुझे बताओ कि अगर इथेनॉल और वाटर ने यहाँ पे एजियोट्रॉप बना लिया, तो जब उसे गर्म करोगे दोनों की वेपर एक साथ जाएगी, तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे कि एक की वेपर यहाँ वापस आ जाए और एक की वहां चली जाए? हो सकता है ऐसा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसकी जो वजह, मेन वजह निकल के आई, वो क्या निकल के आई? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, या वी कैन नॉट बी ऑब्टेन द प्योर इथेनॉल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द इथेनॉल एंड वाटर बिकॉज दे फॉर्म्ड एजियोट्रॉप्स। क्या बना लेते हो? तो एजियोट्रॉप बनने के कारण उनको अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग करने के लिए आवश्यक है जो लिक्विड लिए गए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस नहीं होगा तो नहीं हो सकते। समझ गए ना आप लोग? अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो एक बॉइल पहले हो जाएगा एक बाद में होगा, तो हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है तो कैसे हो पाएगा? और इथेनॉल वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? एजिड्रॉप, यानी कि सेम कांस्टेंट पॉइंट पर, यानी कि एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होने वाला क्या बनाते हैं? मिक्सचर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एजिट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, है ना। तो इसका रीजन समझ में आ गया आप लोगों को? एक और देखो जरा, व्हाई डज ए मिक्सचर, किससे? इसके बाद और भी प्रोसेस है हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और भी प्रोसेस है, वो यहाँ पे पढ़े नहीं है, और भी हैं। हाँ, अलग तो हो ही जाता है, लेकिन क्या है कि जब भी आप लैब जाओगे तो जनरली लैब में जो इथेनॉल होगा, कभी जाने का मौका, कुछ बच्चे लैब जाते होंगे, वहां पर देखो, ये आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे कि इथेनॉल की वाटर बॉटल रखी है, तो इथेनॉल की बॉटल पर देखोगे तो जनरली उस पर लिखा होता है 95% इथेनॉल लिखा होता है। तो 95% इथेनॉल का मतलब ये सिंपल वाला है, ये वाला 95% वाला। अब जल्द ध्यान दो बेटा, 95% वाला है मतलब कि 95% में पानी भी है, 5% पानी है। आप ऑब्जर्व तो किया करो, कभी भी देखो जरा, लैब तो जाओ। अब मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो लैब वाले एक्सपेरिमेंट है, किताबे वाले एक्सपेरिमेंट नहीं है। और एक आता है इथेनॉल, प्योर फॉर्म में आता है, वो 99.9% होता है, 100% वो भी नहीं प्योर होता, यानी कि उसमें भी 0.1% पानी रहा होगा। मतलब हमने क्या किया होगा, 95% वाले इथेनॉल का कई बार, 10 से 20 बार हमने क्या किया होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया होगा, तब जाकर के उसकी कंसेंट्रेशन 99 पे पहुंची होगी। तो जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन प्योरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इथेनॉल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 95% इथेनॉल की बात करूं तो लगभग मैं समझता हूं कि वो 50 से 60 रुपए लीटर मिल जाता है, 95% वाला। और 99 वाला जो मिलता है वो 450 रुपए मिलता है पर लीटर, नहीं पर 250 ml, सॉरी नॉट लीटर, पर 250 ml, 250 ml 450 रुपए का लगभग इथेनॉल मिलता है, पर 250 ml की वो आती है, कैन आती है। तो भाई जैसे कि आप लोग बात करोगे कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखो जरा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो डेविएशन फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। आइडल बिहेवियर से एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं जरा बताओ, क्या करते हैं? डेविएशन शो करते हैं, है ना। यानी कि आइडल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, डेविएशन शो करेंगे। अच्छा ये बताओ डेविएशन कब ज्यादा होता है? डेविएशन आता कब है? या तो मॉलिक्यूल्स को, जिन दो लिक्विड को मिलाया गया है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। दो लिक्विड है, दो लिक्विड्स को मिलाया गया, मिलाने के बाद उनका फोर्स या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो डेविएशन आता है। बढ़ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, फोर्स बढ़ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, और फोर्स कम हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे डेविएशन बोला है कि वो आइडल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। अब देख लेते हैं किस तरह का चेंज हो रहा होगा। देखो जरा, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CHCl3, यही होता है ना, यही होता है। अब क्लोरोफॉर्म यहां बना लीजिए, क्लोरोफॉर्म ये बना लिया बेटा हमने क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3, ठीक है बेटा। और अगर क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म के और भी तो मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो बेटा, क्लोरोफॉर्म के और भी मॉलिक्यूल होंगे नहीं होंगे? अब ये बताओ H पे क्या होगा?
डेल्टा पॉजिटिव, सी पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, सीएल पे क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या डाइपोल है, और ये भी क्या है डाइपोल। डाइपोल कौन सा फोर्स होता है प्यारे बच्चों, कीसोम फोर्स होता है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म में कीसोम फोर्स है, ठीक है, कीसोम है ना। अब लेके आओ एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला हम जानते हैं CH3COCH3, यही होता नहीं होता बेटा, CH3COCH3, और इधर भी हमने ले लिया एसीटोन, तो CH3COCH3, ठीक है बेटा। अगर यहां बात करेंगे ऑक्सीजन क्या रहता है डेल्टा नेगेटिव कार्बन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कौन सा होगा कीसोम, कौन सा होगा बेटा कीसोम, क्योंकि ये भी तो डाइपोल ही है। अब ये बोला है इसमें भी डाइपोल है, ये भी कीसोम है, ये भी कीसोम है, अलग अलग तो दोनों के सेम फोर्स है, बट दोनों को मिक्स कर दो बेटा। अब दोनों क्या कर दो बेटा, अब जैसे हम लोग मिक्स करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया बेटा एसीटोन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों एसीटोन बना दिया, और इधर क्या ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, ठीक है। तो अब देखो बेटा हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है ना बेटा, और Cl डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे कार्बन डेल्टा, तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो कीसोम होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर कीसोम तो सर यहां पे भी था, कीसोम यहां पे भी है, लेकिन देखो भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसका क्या बन जाएगा H बॉन्ड, क्या बन जाएगा, तो अब तो दो फोर्स हो गए ना यहाँ पे, पहले एक ही फोर्स था, इसमें भी कीसोम था इसमें भी कीसोम था, लेकिन यहाँ पे कीसोम के साथ H बॉन्ड और आ गया, तो मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है कि कम हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे डेविएशन, और डेविएशन कैसा होगा नेगेटिव डेविएशन, कैसा होगा बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट के लॉ से क्या करेंगे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। और इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया, ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो, समझ में आ गया सर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है सर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, किसके बीच में क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एटम और एसीटोन के ऑक्सीजन एटम के बीच में, समझ गए ना आप लोग तो CBS तक कर लिया है। और भी इसके जो क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग आंसर कि बच्चों पता है हम लोग अब फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस लगवा लिए थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, पहले उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, उसके बाद सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। सो लेट बिगिन। तो एक क्वेश्चन हमें बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आई थिंक सो दैट क्वेश्चन पढ़ने पे कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो तुरंत से ही माइंड में कॉन्टेक्ट हुआ कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से आया है। अब पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या करना है। तो देखो जरा क्वेश्चन कहा गया है द वेपर प्रेशर, मतलब हमसे जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, और यहाँ पे कहा गया कि प्योर बेंजीन है, ठीक है। तो प्योर का मतलब आपको क्या समझते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, प्योर का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस अकेला है, मतलब उसके साथ किसी को मिक्स नहीं किया गया, अगर हमने एक कोई भी कंपोनेंट है और उसको अकेला लेके रखा हुआ है, मतलब उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो प्योर स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे प्योर बेंजीन का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वेपर प्रेशर, और उसके लिए ये बोला गया कि यहाँ पे कोई एक सर्टेन टेम्परेचर था, ठीक है, कोई ना कोई सर्टेन टेम्परेचर रहा होगा, और यहाँ पे दिया है कि 1.25 ATM है क्या वेपर प्रेशर। तो ठीक है सर एक चीज समझ में आ गई, लेकिन ये कब है, लेकिन ये जब है जब यहाँ पे 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया गया है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप जब भी सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल करो, और आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सॉल्यूशन चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर अगर आपको तैयार करना है तो बिना किसी से पूछे हुए सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, राउल्ट लॉ पढ़ लीजिए और हेनरी लॉ, बस हो गया चैप्टर पूरा, समझ गए आप लोग। और आप देखोगे कि हर एक सेट को करेंगे तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो अब न्यूमेरिकल की जो आस्किंग होती है या तो वो हेनरी के लॉ से होती है, और या फिर कहाँ से होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब मेरा यही आपसे कहना है कि जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस लगाओ तो सबसे पहला फोकस जो करना है वो ये करना है कि आप अपने सॉल्यूट को पहचानना सीख लो। अगर आपके अंदर सॉल्यूट को पहचानने की अगर एबिलिटी आ जाती है तो आप कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं हो, क्योंकि देखो फॉर्मूले आप याद कर ही लोगे, फॉर्मूले आपको याद होंगे भी, बस सॉल्यूट को पहचानना सीखना है कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता है कि आई नहीं आता, वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब हमारा सॉल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर लगता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है, जरा बताओ, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब चीजें कितनी आसान होती हैं देखो जरा, मैं हमेशा से ऐसा ही करते आया हूं कि देखो यहाँ पे आप एक साइड में तो यहाँ लिख लो भाई अपना सॉल्यूट, ठीक है ना, और सॉल्यूट के बारे में गलती ना हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और लिख लो, इंफॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन पढ़ने से मिली, यहां से मुझे इसके बारे में मिला कि ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल के साथ यहाँ पे क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेरे को जैसे ही समझ में आया तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गया, मुझे आई का ध्यान यहाँ पे नहीं रखना है। मतलब कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुनते ही समझ में आ गया कि आई की वैल्यू यहाँ पे लेनी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि 1 होगी, मतलब आई को आपको लेना ही नहीं है, आई तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है ना, आई हमें ध्यान नहीं रखना है। और इसके बाद यहाँ पे है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखने की एक वजह और बताइए, क्योंकि जब फॉर्मूले याद करते हैं तो वहां पे ए और बी जैसे सफिक्स यूज करते हैं, ताकि हमें याद रहे कि सर ने सिखाया था कि सॉल्वेंट को हमेशा ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट जो होता है उसे हमेशा बी से डिनोट करते हैं। तो अगर वेट दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा होगा, मोल दे रखा होगा, तो हम ए और बी सफिक्स लगा करके यूज करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन सॉल्यूट के रिगार्डिंग है तो बी लगा के चलेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन सॉल्वेंट के रिगार्डिंग है तो ए लगा के चलेंगे। तो जैसे कि चलते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अब आपको पता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे क्या है, बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन तो हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्लियर है ना। अब बेंजीन का यहाँ पे आपको प्योर स्टेट में दे रखा है वेपर प्रेशर, और आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर को ना पी के द्वारा सिंबलाइज करते हैं। अब क्योंकि ये प्योर स्टेट है तो यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे, प्योर स्टेट के नॉट लगाते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है। तो पी नॉट ए की जो वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास 1.25 एटीएम। ये बात क्लियर है ना। आगे पढ़ते हैं 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो ये जो वेट दे रखा है वो सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का वेट है, मतलब कि किसका वेट है, डब्ल्यूबी का। तो डब्ल्यूबी की बात करेंगे, सो दैट इज 1.2 ग्राम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर कहा गया कि इतने सॉल्यूट को 60 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। बेंजीन क्या है बच्चों, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है, 60 ग्राम, और सॉल्वेंट के वेट को डब्ल्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, दैट इज 60 ग्राम। क्लियर है ना। और लगे हाथ यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 78। तो हम यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर मास को मान लेंगे Ma मान लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे 78 ग्राम, और यहाँ पे मोल इनवर्स। ठीक है ना। आगे द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है इतना। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे शो करते हैं, पीएस के द्वारा। तो पीएस हमें यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.237 एटीएम। ठीक है। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को एम से शो करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट को निकालना है तो क्या लगाओगे, बी लगाओगे, यानी कि एम बी निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एम बी। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, जैसा कि हमेशा हमने कहा है कि रिवीजन के टाइम पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी पूरा करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन शॉर्ट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मुले लिख देता हूँ, जैसे कि रिवीजन हो जाए, ताकि और भी कोई फॉर्मुला लगाना हो तो झट से वो याद आ जाए आप लोगों को। ठीक है। तो आपको अगर याद होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ी थी उनके कुछ फॉर्मुले आपको आते होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मुले कौन कौन से होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल जो होती है कितनी होती है बेटा, 4 होती है। वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मुले भी दो तरीके से आते हैं ना बेटा। कब आते हैं, जब आपका सॉल्यूट जो है वो कैसा हो बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा हो बेटा, अगर हमारा सॉल्यूट कैसा हो बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा हो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट हो। यही दो कंडीशन होती है बेटा। एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितनी होती है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। पहला हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही होता है ना, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। और एक होता है कौन सा, बताओ, प्रेशर से रिलेटेड होता है ना, क्या बोलते हैं उसे बताओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसे हम लोग बोलते हैं आरएलवीपी। तो अगर आरएलवीपी की बात करेंगे तो आरएलवीपी का फॉर्मूला हमें सबको आना चाहिए। आरएलवीपी का फॉर्मूला होता है बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में क्या होता है, पी नॉट ए, और ये बराबर होता है एक्स बी के बराबर होता है, यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सॉल्यूशन चैप्टर करना है तो 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, हो गया। क्या क्या पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेनरी लॉ, राउट लॉ, बस। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर मान लो कि अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें वांटा फैक्टर और आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में क्या होगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू वांटा फैक्टर यानी कि आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स बी। क्लियर है ना। अब बात करते हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो की होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है के बी एम, यही होता है ना, के बी एम। एम यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वांट ऑफ फैक्टर आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। बस यहाँ पे आई आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफएम। कितना होता है बेटा? केएफएम। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई भी आ जाएगा, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई के एफ एम। कितना हो जाएगा बेटा? आई के एफ एम। ठीक है। और फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ओपी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम सब जानते हैं, फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सीआरटी। क्या होता है बेटा? पाई इक्वल्स टू सीआरटी। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा? पाई इक्वल्स टू आई सीआरटी। यही होता है ना। अब इनके अलावा आपको कुछ और चीजें भी जाननी होंगी, जैसे ऊपर से आते हैं कुछ और चीजें एक्स्ट्रा भी लग के आएंगी, उनको भी पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये जो एक्स बी यहाँ पे यूज हुआ है, तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या रहता है? तो एक्स बी का फॉर्मूला रहता है मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि एक्स बी क्या होता है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन, यही होता है ना, यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे केबी आ गया। केबी, केबी का नाम आपको पता होना चाहिए बेटा। केबी की बात करेंगे तो केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि केबी की यूनिट और पूछ ली जाती है। फिजिकल यूनिट क्या होती है, मतलब जो ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, तो आपको इनकी यूनिट आपको ध्यान रखनी होगी, वो मैं भी लिखवा दूंगा। केएफ की बात करेंगे तो केएफ क्या होता है बताओ? क्या होता है जरा बताओ? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। यही तो होता है ना बेटा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो एक तो केबी होता है। केबी क्या होता है बच्चों? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और केएफ क्या होता है? और इसके साथ साथ आपको दो चीजें और पता होना चाहिए कि केबी और केएफ के कुछ नाम और भी होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं। अगर हम केबी की बात करेंगे तो केबी बताओ, केबी का एक नाम और भी होता है। क्या बोलते हैं इसे? इसे केबी को बोलते हैं इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और एक केएफ का भी नाम तो होता है। केएफ का नाम क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कहते हैं इसे। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब इनके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं कि इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और यहाँ पे केजी मोल इनवर्स। ठीक है, याद रखेंगे कि केएफ का और केबी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब आपको वाटर के लिए दोनों की वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे H2O के लिए, तो H2O के लिए केबी और केएफ आपको पता होना चाहिए। H2O का जो केबी होता है वो क्या होता है? 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स, ये होता है फॉर्मूला। और ऐसे ही केएफ की वैल्यू होती है दैट इज 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ये हो गया। और उसके बाद क्या रह गया? हाँ, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी निकालने के फॉर्मूले भी सीख लीजिए। जैसे अगर हम बात करेंगे कि डेल्टा टीबी निकालने के लिए आए, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लोगे। क्या लोगे बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेना है, और उसमें से आपको माइनस कर देना है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करेंगे अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना है तो। और अगर आपको डेल्टा टीएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ अगर आपसे पूछा है, तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए आपको ऑपोजिट करना होगा, यानी कि सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से, सॉल्वेंट के